हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन है वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे और उसमें है वो अपन ने वो 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज अपन शुरू करेंगे 6ठा चैप्टर, जो कि है सेवा क्षेत्र। यानी कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र, उसका जो चैप्टर 2 था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। और जो विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, उसका चैप्टर 4 था, वो भी अपन ने पढ़ लिया। और आज जब चैप्टर 6 है, जिसमें है वो जो अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है, जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो सेवा क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र दोनों की गतिविधियों में या फिर उत्पादन में है वो सहायता करता है। इसमें जैसे परिवहन आता है, पर्यटन, परिवहन और बैंकिंग सेवा, कोचिंग सर्विस, ये जब जो जितने जितने प्रकार की जो सेवा हैं वो है वो इस सेवा क्षेत्र यहाँ अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आती है। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि अपनी अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का वो क्या योगदान है और कौन कौन सी योजना है उसके बारे में देखेंगे। और पर्यटन के बारे में, पर्यटन सर्विस है, फिर उसके बारे में जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जो जो नवाचार किए गए हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सेवा क्षेत्र, सबसे पहले तो अपन देखेंगे अपने राजस्थान जी, इसमें वो सेवा क्षेत्र की स्थिति, यानी कि जीएसडीपी, जीडीपी में है वो इसका सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। तो प्रचलित कीमतों और स्थिर कीमतों दोनों पर है वो अपन देखेंगे। स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों पर है वो अपन देखेंगे सेवा क्षेत्र का योगदान। इधर है वो जीएसवीए यानी कि ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड, और फिर है वो जीडीपी है वो यानी कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो है वो सेवा क्षेत्र की कितनी है। और फिर अपन देखते हैं कि जिसमें ग्रोथ कितनी है, वृद्धि कितनी हुई है सर्विस सेक्टर की। तो अपन बात करें कि जीएसवी यानी ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड, इसमें है वो अपने सर्विस सेक्टर का है वो कितना है वो योगदान है। तो है वो 43.95, 43.95% है वो स्थिर मूल्य पर है सर्विस सेक्टर का योगदान। जबकि प्रचलित मूल्य पर है वो सेवा क्षेत्र का योगदान अपने है वो कितना है जीएसवीए में, वो है वो 45.07%, यानी कि 45.07% है वो प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का जो है वो जीएसपी में योगदान है। और स्थिर मूल्यों पर है 43.95%। अपन बात करें कि जीएसडीपी है वो सेवा क्षेत्र की कितनी है, तो है वो जीएसडीपी, राजस्थान की जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र है वो 3 पॉइंट, जो स्थिर मूल्य पर है वो 3.43 लाख करोड़। और जबकि प्रचलित मूल्य पर है वो राजस्थान की जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का है वो योगदान कितना है, तो वो 6.44 लाख करोड़। और अपन बात करें इसमें वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि दर की, तो है वो जो सेवा क्षेत्र में वो वृद्धि है वो स्थिर मूल्य पर है वो 6.37%, और जबकि प्रचलित मूल्य पर है वो 11.26%, या वो प्रचलित मूल्य पर है वो सर्विस सेक्टर में वो वृद्धि दर्ज की गई है। याद करिए अपने वो पढ़ा था जो दूसरा चैप्टर पढ़ा था जब कृषि में वृद्धि पड़ी थी, फिर वो औद्योगिक में वृद्धि पड़ी थी, उसी प्रकार सेवा में वो 6.37% वृद्धि हुई है। जैसा कि कृषि में वृद्धि कितनी थी, तो 2.13% है वो कृषि में वृद्धि थी। फिर है वो 12.43% है वो अपने देखा था जो सर्विस औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि उद्योगों में वो वृद्धि दर्ज की गई थी। तो उसी प्रकार है वो स्थिर मूल्य पर है वो जो अपने सर्विस सेक्टर है उसमें वो 6.37% है वो वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस सारणी को एक बार अपने है वो मस्तिष्क में बिठा लें, क्योंकि इसमें से सवाल आने की प्रबल संभावना है। और इसको अब किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हो, जैसे जीएसडीपी 3.43, 6.44, और जीएसवीए में 43.95%, और इसमें वो प्रचलित मूल्य पर है वो सेवा क्षेत्र है 45.07%। और वृद्धि दर भी ध्यान रखना है, 6.37% स्थिर मूल्य पर सेवा क्षेत्र, और प्रचलित मूल्य पर है वो सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी हुई, तो 11.26%। चलिए अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो सेवा क्षेत्र में वो इसके बारे में जो उप क्षेत्र, जैसे कि कृषि में भी देखे थे, और उसके बाद अपन ने वो औद्योगिक क्षेत्र में भी उद्योगों के उप क्षेत्र देखे थे। उसी प्रकार जो सर्विस सेक्टर है इसके जो उप क्षेत्र है उसका वो अपन देखेंगे, और उसको वो क्रम वाइज देखेंगे कि है वो सेवा क्षेत्र में इनके उप क्षेत्रों का है वो क्रम वाइज, यानी कि किसका योगदान सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस क्रम का भी ध्यान रखना है। फैक्ट डाटा याद न रहे तो चलेगा, लेकिन क्रम का भी जरूर ध्यान रखना है। अब है वो देखते हैं अपने सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र। उप क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सर्विस सेक्टर में। जैसे होटल सर्विस है, कोचिंग सर्विस है, परिवहन सेवा है, पर्यटन सेवा है, विभिन्न प्रकार की सेवा, तो उसमें वो इनके उप क्षेत्र, तो उसमें वो सबसे ज़्यादा है वो योगदान किसका है, तो सबसे ज़्यादा है वो होटल,
व्यापार व्यापार एवं होटल सर्विस, इसका है वो उपक्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है। फिर उसके बाद अब किसका नंबर आता है होटल के बाद में, स्थावर संपदा, रियल एस्टेट, स्थावर संपदा, यानी कि जो रियल एस्टेट होती है, जो ये स्वामित्व जिसका वो बिल्डिंग से होती है, इसमें जो वो है वो इसमें वो दूसरे नंबर पे स्थावर संपदा। और फिर है वो तीसरे नंबर पर है वो अदर सर्विस, यानी कि अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं। इसकी अपन बात करें तो इसका लगभग है वो 28%, 28.01% है वो होटल है यहाँ व्यापार, इसमें वो सेवा क्षेत्र में इसका इतना योगदान है। स्थावर संपदा की बात करें तो इसका वो लगभग है वो 23%, और इसका वो 23.6%, और इसका वो 20.6%, 66, इसका वो इतना है वो स्थावर। ये मतलब पूरा याद न रखे तो कोई बात नहीं, इन तीनों का है वो प्रतिशत भी साथ में याद रखें, क्या पता इसमें से भी पूछ ले, और इसको वो क्रम वाइज ध्यान रखना है। और उसके बाद में किसका नंबर आता है, होटल के बाद स्थावर संपदा, फिर अन्य सेवा, और उसके बाद है वो जो परिवहन है, परिवहन का नंबर है, परिवहन जो उपक्षेत्र है वो है वो चौथे नंबर पर। फिर है वो पांचवें नंबर पर है वो वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सर्विस। तो ये है वो सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र है जिसको अपन ने वो क्रम वाइज देखा, आने की इसको याद रखने की ट्रिक आप ऐसे HERO से भी याद रख सकते हो। HERO, H का मतलब होटल पहले नंबर पे आएगी, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान होटल व्यापार है वो होटल क्षेत्र का है। फिर RE, इसको है वो उल्टा पटो तो फिर ER, तो इसको उल्टा पटेंगे तो RE हो जाएगा। RE का मतलब रियल एस्टेट, यानी कि जो स्थावर संपदा है उसका वो दूसरा नंबर पर है वो, इसमें वो योगदान है सर्विस सेक्टर। और फिर तीसरा है वो अन्य जो सर्विस है उनका है वो योगदान है सेवा क्षेत्र में। तो इसको जरूर ध्यान रखें, इसका जो क्रम ध्यान रखें, सबसे पहले होटल, उसके बाद स्थावर संपदा, और उसके बाद में अन्य सेवा, इसका क्रम जरूर ध्यान में रखें। अब अपने इससे आके देखते हैं कि जो पर्यटन है, पर्यटन सर्विस, अपने राजस्थान में कितनी संभावना है और कितने ज़्यादा पर्यटन आते हैं वर्ष 2023-24 की बात करें तो सबसे वो ज़्यादा पर्यटन अपने स्वदेशी होते हैं, विदेशों से आते हैं पर्यटन, लेकिन ज़्यादा पर्यटन है वो अपने राजस्थान में अपने स्वदेश के ही होते हैं। तो अपन बात करें वर्ष 2023-24 की, तो उसमें है वो कितने पर्यटन कुल है वो अपने राजस्थान में आई, तो कुल है वो 1807 है वो 1807 लाख है वो पर्यटन अपने राजस्थान में आए। और उसमें से है वो 1797 पर्यटन तो स्वदेशी थे, और जो है वो 17 लाख पर्यटन है वो विदेशी पावने थे, यानी कि विदेशी पर्यटन अपने है वो राजस्थान में आए थे। टोटल पर्यटन की बात करें तो 1807.52 लाख, उसमें से अपन बात करें स्वदेशी, ज़्यादातर स्वदेशी होते हैं तो 1790.52 लाख है वो अपने है वो स्वदेशी थे। और पर्यटन जो विदेशी कितने थे, तो विदेशी है वो 17 लाख है वो अपने वर्ष 2023-24 में 17 लाख है वो विदेशी पर्यटन अपने राजस्थान में आए, विदेशी पर्यटक। यह वो पर्यटन। और अब देखते हैं कि जो अपने राजस्थान सरकार की जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो योजना है और जो नीति है उसको भी अपन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो है वो राजस्थान में जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन फिल्म प्रोत्साहन जो है वो नीति कब जारी की गई उसको देखते हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, इसको वो कब जारी किया गया। राजस्थान में फिल्म यानी कि फिल्म की जो फिल्म उत्पादन, राजस्थान की जो पर्यटक को बढ़ावा देने, यानी कि राजस्थान पर फिल्म बने जिससे है वो राजस्थान में पर्यटक ज़्यादा है और राजस्थान के है वो ज़्यादा आर्थिक विकास हो, तो उसके लिए वो पर्यटन राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति जारी की गई थी। वो कब की गई थी, तो उसको है वो 2022 में वो 18 अप्रैल 2022 में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की गई। और इसमें है वो राजस्थान सरकार के द्वारा फिल्म उत्पादन करने पर है वो 15% या फिर है वो अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का है वो फिल्म प्रोत्साहन के लिए उनको जो फिल्म उत्पादन करने वाले उनको है वो सब्सिडी दी जाती है। यानी कि फिल्म उत्पादन पर, राजस्थान में फिल्म उत्पादन पर 15%, यानी कि फिल्म जितनी लागत है उनका 15% या फिर अधिकतम कितने रुपए, अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की है वो राशि इस नीति के तहत है वो दी जाती है जो फिल्म उत्पादन करते हैं राजस्थान में शूटिंग, ताकि राजस्थान में शूटिंग और जो फिल्म प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो, इससे वो पर्यटनों की संख्या भी अपने राजस्थान में ज़्यादा आएगी।
और एक और योजना है जो ग्रामीण पर्यटन के लिए, वो भी 2022 में आई थी, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ग्रामीण पर्यटन विकास योजना, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन विकास योजना है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। उसको अपन देखें तो उसमें वो राजस्थान में जो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये है वो योजना है वो राजस्थान सरकार के द्वारा 2022 में वो जारी की गई, यानी कि 2022 में लाई गई। और इसमें है वो ग्रामीण पर्यटन इकाइयों में यदि कोई 1 करोड़ तक के निवेश पर है वो 10 वर्ष तक उसको SGST यानी कि स्टेट GST में है वो उसका 100% है वो पुनर्भरण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें वो 1 करोड़ के निवेश तक है वो 1 करोड़ रुपए तक का जो निवेश है वो अपने ग्रामीण पर्यटन इकाई में 1 करोड़ तक निवेश करने वालों को है वो उसमें वो 100% है वो SGST किसके द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा, सरकार के द्वारा है वो SGST का वो 100% है वो पुनर्भरण किया जाता है। और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें है वो इसी योजना के अंतर्गत है वो 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज सब्सिडी, 25 लाख तक के ऋण पर है 25 लाख तक के ऋण पर है वो 9% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। और यदि 1 करोड़ तक निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटक इकाइयों को 10 वर्ष तक 100% है वो SGST में वो छूट दी जाती है। SGST है वो सरकार के द्वारा उसका वो पुनर्भरण किया जाता है। तो ये थी अपने वो पर्यटन के बारे में जो महत्वपूर्ण योजना है। और अपने राजस्थान में कुल वर्ष 2023 में वो कितने पर्यटन आए इसको जरूर ध्यान रखें। और इसमें से विदेशी कितने, तो 17 लाख है वो विदेशी पर्यटन अपने राजस्थान में आए। अब अपन बात करें अपने राजस्थान में वो पर्यटन विकास के लिए कौन कौन से कार्य चल रहे हैं, पर्यटन के विकास के लिए वो कौन कौन से कार्य चल रहे हैं। तो सबसे पहले वो पर्यटन विकास कोष, वो कितने राजस्थान में वो कितना है पर्यटन विकास कोष, तो वो पहले 500 करोड़ का है वो पर्यटन विकास कोष बनाया गया था, फिर है वो 1000 करोड़ का कर दिया उसको। और वर्ष 2000 बजट 2023-24 में है वो उसको है वो 1000 करोड़ से बढ़ाकर है वो 1500 करोड़ का है वो कर दिया। जो कोष है वो वर्तमान में कितना है, तो 1500 करोड़, बजट 2023-24 में इसको 1500 करोड़ का कर दिया गया है। और इसमें है वो अपने बात कर राजस्थान में जो इसमें 1500 करोड़ का है वो इसमें जो दोनों मतलब पर्यटन पर खर्चा किया जाएगा और इसके साथ जो एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन है उस पर भी है वो इसी राशि से वो खर्चा किया जाएगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या है, तो जैसे कि अपने राजस्थान में जो जयपुर में आमेर है तो उसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में है वो बनाया गया है आमेर को, और डीग संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इसी के साथ है वो जो नेवटा और कानोताबाद इसको बेस्ट वाटर टूरिज्म के रूप में घोषित किया गया नेवटा डैम और कानोटा डैम को। और इसके साथ है वो अपन बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा है वो सांवड़िया सेठ मंदिर, और सांवड़िया सेठ मंदिर में है वो लेजर शो का लोकार्पण किया गया सांवड़िया सेठ मंदिर में। और केशवरायपाटन बूंदी और अपने है वो करणी माता देशनोक बीकानेर जो मंदिर है इसमें है वो पर्यटन विकास से वो कार्यों का वो शिलान्यास किया गया मोदी जी द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा है वो किस मंदिर, तो सांवड़िया सेठ मंदिर में है वो वाटर लेजर शो का लोकार्पण किया गया। और अपने है वो देशनोक बीकानेर यानी कि करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है वो जो पर्यटन विकास कार्यक्रम है वो उसका वो शिलान्यास किया गया। इसी के साथ है वो जो फ्रांस के राष्ट्रपति अपने राजस्थान में जो जनवरी 2024 में आए थे तब है वो जयपुर में है वो जो अमूर्त विरासत के रूप में वो घोषित किया गया। और अमूर्त विरासत का घोषित नहीं, प्रदर्शन किया गया अमूर्त विरासत अपने राजस्थान में जब है वो फ्रांस के राष्ट्रपति जनवरी 2024 में वो अपने राजस्थान में आए तब। उसके बाद अपन देखें कि अपने राजस्थान में जो पर्यटन विकास के लिए है वो विभिन्न प्रकार की जो योजना चल रही है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। अब अपन देखेंगे जो राजस्थान में है वो पर्यटन जो ऐप वो कब बनाया गया था, और राजस्थान में जो पर्यटन की जो योजना है उसके बारे में देखेंगे।
तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान में जो पर्यटन ऐप एप्लीकेशन वो कब बनाया गया, राजस्थान में पर्यटन ऐप है वो कब बनाया गया, तो उसका जरूर ध्यान रखें। जो उस दिन है वो पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि 27 सितंबर 2021 को राजस्थान में वो पर्यटन है वो ऐप बनाया गया। राजस्थान पर्यटन ऐप कब बनाया गया, तो वो 27 सितंबर 2021 को है वो राजस्थान पर्यटन ऐप बनाया गया। इसका वो सबसे पहले वो अपने भारत में केरला के द्वारा बनाया गया था, और दूसरे नंबर पर अपने वो राजस्थान का नंबर आता है पर्यटन ऐप बनाने में। और बात करें पर्यटन नीति कब जारी की गई, राजस्थान पर्यटन नीति है वो कब जारी की गई, तो वो पर्यटन नीति है वो 9 सितंबर 2020 को है वो राजस्थान पर्यटन नीति है वो जारी की गई। ध्यान रखें पर्यटन दिवस भी है वो इसी दिन को मनाया जाता है, पर्यटन दिवस 27 सितंबर को है वो पर्यटन दिवस के दिन है वो इसका राजस्थान पर्यटन ऐप की शुरुआत की गई, यानी कि ऐप बनाया गया। और पर्यटन नीति है वो राजस्थान में 9 सितंबर 2020 को जारी की गई। अब एक वो जो योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना, इस योजना की है वो क्या पर्पज है और इसके वो शुरुआत कब की गई, तो इस योजना की जो शुरुआत है वो 20 सितंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। और पर्यटन उद्योग में है वो स्वावलंबित होने के लिए वो इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें है वो 25 लाख रुपए तक का ऋण है वो 25 लाख रुपए तक का ऋण पर है वो 9% ब्याज अनुदान, 9% ब्याज अनुदान है वो मुख्यमंत्री पर्यटन स्वावलंबन योजना के तहत है वो दिया जाता है। कितनी राशि मिलती है, 25 लाख तक के ऋण पर 9% है वो 25 लाख का ऋण है वो 9% ब्याज सब्सिडी पर है वो दिया जाता है। और इस योजना की शुरुआत है वो 20 सितंबर 2021 को की गई। ध्यान रखें पर्यटन राजस्थान में पर्यटन ऐप कब बनाया गया, तो वो 27 सितंबर 2021 को बनाया गया। राजस्थान पर्यटन ऐप 27 सितंबर 2021 को, और पर्यटन दिवस भी है वो 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे जो है वो अपने वित्त वर्ष 2023-24 में है वो राजस्थान के पर्यटन को कौन कौन से अवार्ड दिए गए उसके बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसका भी अपन को जरूर ध्यान रखना है। राजस्थान वर्ष 2023-24 के दौरान कौन कौन से है वो पर्यटन क्षेत्र में है वो अवार्ड दिए गए। तो सबसे पहले बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड है वो राजस्थान में जो कोलकाता में दिया गया, राजस्थान को बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड। बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड ये कहाँ पर दिया गया, तो अपने इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता, इसमें अपने राजस्थान में है वो बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है कोलकाता में। अपन बात करें है वो दूसरा जो अवार्ड है कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो कहाँ पर दिया गया, ऑफ द ईयर वो है वो इंडिया जो इंडिया ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु, उसमें है वो अपने है वो राजस्थान को जो है वो कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। बात करें अपन है वो बेस्ट हेरिटेज एंड विरासत, बेस्ट हेरिटेज ऑफ द ईयर अवार्ड, वो है वो अपने वो कहाँ पर दिया गया है, तो इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट चेन्नई, उसमें है वो अपन को है वो अपने राजस्थान में कौन सा अवार्ड मिला, बेस्ट हेरिटेज। ध्यान रखना हेरिटेज आए तो चेन्नई आएगा, हेरिटेज को है वो चेन्नई में मिला गया। और कल्चरल का पूछ दिया जाए तो है वो बेंगलुरु, ठीक है, कल्चरल बेंगलुरु, जबकि हेरिटेज चेन्नई। और बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड है वो इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर है वो कोलकाता। फिर अपन बात करें जो डेकोरेशन एंड डिजाइन अवार्ड, डेकोरेशन
एवं डिजाइन अवार्ड वो है वो OTM मुंबई में मिला अपने राज्य को, OTM मुंबई। तो ये जो अपने वर्ष 2023-24 में है वो राजस्थान पर्यटन को जो राजस्थान में जो पर्यटन के लिए जो अवार्ड मिलेगी उसके बारे में, और जो बेस्ट रोड ट्रिप्स अवार्ड है वो अपने राजस्थान पर्यटन को दिया गया बेस्ट रोड ट्रिप्स अवार्ड। तो जो ये इंपॉर्टेंट जो है वो अपने अवार्ड है इसको भी जरूर ध्यान रखें। बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता में अपने दिया गया, और कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर बेंगलुरु में दिया गया, और बेस्ट हेरिटेज ऑफ द ईयर अवार्ड है वो चेन्नई में वो अपने को मिला, और डेकोरेशन एवं डिजाइन अवार्ड है वो OTM मुंबई में अपने राजस्थान को मिला है। तो ये जो महत्वपूर्ण अवार्ड थे उसके बारे में अपन देखा। अब अपन देखते हैं कि जो देवस्थान विभाग है अपने राजस्थान में उसकी वो कौन कौन सी योजना है वो चल रही। देवस्थान विभाग जैसे कि वो मुफ्त में है वो तीर्थ यात्रा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो मुफ्त में तीर्थ यात्रा योजना चल रही है देवस्थान विभाग की। देवस्थान विभाग इसमें वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा योजना है वो चल रही है, जिसमें है वो जो वरिष्ठ नागरिक है उनको है वो रेलवे और हवाई यानी कि रेलवे और हवाई के माध्यम से है वो जो हवाई जहाज उसके माध्यम से वो धार्मिक स्थलों की है वो यात्रा करवाई जाती है। लगभग अपनी बात करें जो बजट जो आर्थिक समीक्षा में लगभग 33,000 लोगों को है वो इस योजना का है वो लाभ मिला। कौन सी योजना? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसमें वो धार्मिक स्थलों की है वो यात्रा करवाई जाती है लगभग, जिसमें 33,000 लोगों को यात्रा करवाएगी। उसमें है वो उसमें से 6,000 लोगों को है वो 6,000 लोगों को जो काठमांडू नेपाल इसमें है वो जो हवाई यात्रा के द्वारा 6,000 लोगों को, और 33,000 लोगों को है वो रेलवे के माध्यम से विभिन्न जैसे कि धार्मिक जैसे जगन्नाथपुरी उड़ीसा में अपने भारत में जितने भी जो महत्वपूर्ण है वो तीर्थ स्थल है उसमें रेलवे के माध्यम से यात्रा करवाई जाती है, जिसमें अधिकतर लोगों को रेलवे के माध्यम से वो तीर्थ यात्रा की यात्रा करवाएगी। और जो काठमांडू नेपाल में उसमें है वो फ्लाइट के माध्यम से यात्रा करवाई जाती है, जिसमें वो लगभग 6,000 लोगों को वर्ष 2023 तक 23-24 में वो यात्रा करवाएगी। और इसकी जो एक और योजना है वो अपन देख लेते हैं जो है वो सिंधु दर्शन योजना। सिंधु दर्शन योजना यानी कि लद्दाख के सिंधु में स्थित लद्दाख में जो सिंधु दर्शन है उसके लिए वो यात्रा करवाने के लिए सरकार के द्वारा 50% अनुदान या फिर है वो अधिकतम है वो 10,000 रुपये तक के वो दिए जाते हैं सिंधु दर्शन योजना के। सिंधु दर्शन योजना ये भी है वो देवस्थान विभाग की है। और एक और है जो मोक्ष कलश यात्रा योजना, वो RSRTC द्वारा संचालित है। राजस्थान के जो RSRTC ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है वो मोक्ष कलश यात्रा योजना वो है वो उसको वो RSRTC द्वारा चलाया जाता है, रोडवेज बस में उनको है वो यात्रा करवाई जाती है। जबकि सिंधु दर्शन योजना की बात करें तो इसमें है वो लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन में है वो अपने राजस्थान के नागरिकों के लिए है वो जो लागत है उसका 50%, यात्रा का जितना लागत आई उसका 50% या फिर अधिकतम 10,000 रुपये वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं सिंधु दर्शन योजना। तो ये थी महत्वपूर्ण जो अपने राजस्थान में देवस्थान विभाग है उसकी महत्वपूर्ण योजना है। अब अपन देखते हैं राजस्थान में जो वित्तीय सर्विस है उसकी है वो कितने मतलब कौन कौन सी योजना है वो वित्तीय सर्विस के बारे वित्तीय सेक्टर के बारे में जो चल रही है, और कितने लोगों का है वो कितने लोगों पर अपने राजस्थान में बैंकिंग है उसकी बात करें तो लगभग 9,694 लोगों पर है वो एक बैंक है। और एरिया की बात करें तो लगभग 40.5 किलोमीटर पर एक बैंक है। वित्तीय सर्विस की बात करें अपन है वो बात करें लगभग है वो 9,692 लोगों पर एक बैंक, और है वो और एरिया की बात करें तो 40.5 वर्ग किलोमीटर इस पर है वो एक बैंक है वो है, यानी कि हर 40.5 वर्ग किलोमीटर पर एक बैंक, और जिसमें है वो 9,692 लोगों को है वो कवर किया जाता है, यानी कि इतने लोगों पर एक बैंक की है वो व्यवस्था की गई है। और जो बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके तहत अपने राजस्थान के है वो लगभग
154, सॉरी, राजस्थान जन धन योजना, सॉरी, पीएम जन धन योजना, जन धन योजना, इसके तहत कुल कितने खाते खोले गए राजस्थान में? तो 3.54 लाख, 3.54 करोड़ है वो खाते हैं वो खोल दिए गए। और इसमें वो लगभग ज़्यादातर यानी कि 97% जो है वो उनको है वो आधार से लिंक भी कर दिया गया। और खाते कितने खोले गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत? तो 3.54 करोड़ खाते वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत है वो खोले गए। और जो इसके वो वित्तीय सर्विस में एक और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एक योजना है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। यह वो किसके लिए? तो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, जिसकी एज लिमिट यानी कि 18 वर्ष मिनिमम आयु और अधिकतम 46 वर्ष के लोग, असंगठित क्षेत्र के लोग इसको इसमें वो शामिल किया गया है। और इसको उनकी है वो 60 वर्ष की उम्र होने पर उसके बाद इनको है वो 1000 रुपये से लगाकर 5000 रुपये तक की है वो पेंशन दिया जाता है। तो इसकी प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के लोगों को है वो कवर किया गया है। असंगठित क्षेत्र के लोग, जिसकी अपन बात करें एज लिमिट की, तो वो है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर। और 60 वर्ष है वो, 60 वर्ष कंप्लीट होने पर है वो 1000 से 5000 तक रुपये तक की है वो उनको है वो पेंशन दिया जाएगा। 1000 से 5000 रुपये तक का है वो पेंशन जब कब मिलेगा? 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर। न्यूनतम आयु कितनी है इसमें? तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष। और अधिकतम आयु कितनी है? तो अधिकतम आयु है वो, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। कौन सी योजना? अटल पेंशन योजना। किसके लिए? असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, जरूर ध्यान रखें। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने खाते खोले गए? तो 3.54 करोड़ खाते। और इसमें वो ज़्यादातर को है वो अपने आधार से लिंक भी कर दिया गया है। अब अपन देखते हैं एक जो महत्वपूर्ण योजना है इस वित्तीय सर्विस के बारे में, जो है वो स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना, यह है वो, इसमें कौन कौन पात्र है? पात्रता की बात करें तो इसमें SC ST और वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए योजना है। इसमें है वो गैर कृषि क्षेत्र में हरित उद्यमों को है वो बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जा रही है। और इसके तहत है वो 1 करोड़ तक का है वो ऋण है वो दिया जाता है, जिस पर है वो ब्याज अनुदान मिलता है। तो इसमें वो पात्रता की बात करें तो कौन कौन पात्र है इस योजना में? SC ST और महिला उद्यमी ये पात्र है। पात्रता की बात करें तो ये पात्र स्टैंड अप इंडिया योजना में ये पात्र है। और है वो यानी कि इनके उद्यमिता के लिए, इनकी उद्यमिता विकास के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और इसमें है वो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का है वो ऋण दिया जाता है। 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। और इन पर ब्याज पर है वो सब्सिडी भी मिलती है। और अपन बात करें ये योजना है वो SC ST महिला के लिए। और 10 लाख रुपए तक 10 लाख से वो 1 करोड़ ऋण पर है वो 1 करोड़ तक ऋण दिया जाता है। और इसमें है वो टाइम लिमिट की बात करें यानी कि कितने वर्षों के लिए, तो स्टैंड अप इंडिया योजना है वो 7 वर्षों के लिए वो ऋण दिया जाता है। 7 वर्षों के लिए SC ST या फिर महिला उद्यमी इसमें पात्र है। और इसके लिए वो जो सिडबी बैंक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, उसके द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है। इसकी जो पूछताछ के लिए पोर्टल बनाया गया है स्टैंड अप मित्र पोर्टल। स्टैंड अप मित्र पोर्टल कौन सा और किसके द्वारा बनाया गया? सिडबी के द्वारा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है उसके द्वारा स्टैंड अप मित्र नाम से पोर्टल बनाया गया है। जो इस योजना के तहत है वो पूछताछ उस पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। और इसमें वो SC ST और महिला पात्र है, जिसको 7 वर्षों के लिए वो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का वो ऋण प्रदान किया जाता है। कौन सी योजना? स्टैंड अप इंडिया योजना। इसका वो जरूर ध्यान रखें। स्टैंड अप इंडिया योजना में वो राशि की सीमा कितनी है? तो 10 लाख से
1 करोड़ रुपए तक है वो स्टैंड अप इंडिया योजना में है वो ऋण सुविधा उपलब्ध है। फिर है वो डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। डीबीटी की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। डीबीटी में राजस्थान जो लाभार्थी है सीधे उनके खातों में है वो सब्सिडी यहाँ पर जो भी लाभ दिया जाता है वो डायरेक्ट उनके खातों में है वो प्रदान की जाती राशि। तो डीबीटी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। उसमें वो अपने राजस्थान में वो राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया इस डीबीटी के लिए। उसके जो अध्यक्षता कौन है या फिर अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो उसके अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य सचिव हो, राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड के वो अध्यक्ष होते हैं, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाया गया है जो है वो डीबीटी योजना के बारे में है वो जो नवाचार है या फिर जो इसके बारे में जो भी प्रोविजंस है उसको है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाया गया बोर्ड उसको है वो फुलफिल करता है। जिसका अध्यक्ष कौन होता है, जिसका अध्यक्ष डीबीटी का अध्यक्ष है वो मुख्य सचिव होता है। तो जरूर ध्यान रखें जो स्टैंड अप इंडिया योजना है इसमें कौन पात्र है, कितनी राशि की सीमा है, क्योंकि ऐसे कई बार सवाल पूछे गए हैं कि वो कोई भी योजना जैसे स्टैंड अप योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसमें वो ऋण सीमा कितनी है या फिर इसके वो कितने समय तक के लिए वो ऋण दिया जाता है। तो अब अपन देखेंगे कि जो अपने राजस्थान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग या फिर उसके द्वारा कौन कौन से नवाचार किए गए हैं। जैसे SSO पोर्टल बनाया गया है, राजकाज, राजस्वान, ई साइन, इस प्रकार के जितने भी है वो जो पोर्टल है और जो भी सर्विस है उसके बारे में हम देखेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बारे में इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं अपने जो राजस्थान में वो जैसे कि संपर्क पोर्टल बनाया गया और जो जन सूचना पोर्टल बनाया गया और राज ईस्वान, ई मित्र, ये सारे के सारे अपने सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किए गए जो नवाचार है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, तो उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जन सूचना पोर्टल, राजस्थान जन सूचना पोर्टल। यह वो जो RTI एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसकी धारा 4(2) RTI एक्ट की जो धारा 4(2) के तहत इसका वो विकास किया गया राजस्थान जन सूचना पोर्टल। और इसमें वो राजस्थान सरकार की जितनी भी जो भी योजना है उसकी है वो राजस्थान के जो नागरिक हैं, आम नागरिक को सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में है वो 117 विभागों की लगभग 344 जो योजना है उनकी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है 117 विभागों की। तो ध्यान रखें जो सूचना पोर्टल है वो एकीकृत मंच प्रदान करता है, यानी कि जो सूचनाओं के लिए जो भी योजना है उसकी सूचनाओं के लिए, और इसकी है वो विकास RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 4(2) के तहत इसका वो राजस्थान जन सूचना पोर्टल का वो विकास किया गया है, जिसमें 117 विभागों की लगभग है वो 344 योजनाएं इसमें वो सम्मिलित है वर्तमान में, जो जिसकी है वो सूचना उपलब्ध है वो करवाई जाती है 117 विभागों की 344 योजनाएं। फिर इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। संपर्क पोर्टल जो पोर्टल है ये इसका जो बनाने का क्या पर्पज है, तो ये है वो एकीकृत मंच प्रदान करता है केंद्रीय जो केंद्रीय शिकायतों के लिए है वो आप किसी भी सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायत को है वो दर्ज कराने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया, राजस्थान संपर्क पोर्टल, यानी कि शिकायत निवारण का ये वो एकीकृत मंच है। तो जरूर ध्यान रखिए इसका वो कौन सा है, संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है, तो शिकायत का निवारण करना, शिकायत निवारण करने के उद्देश्य से यहाँ फिर शिकायतों के निवारण करने के लिए वो राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया गया। और इसमें वो ज़्यादातर शिकायतों का वो निवारण लगभग पिछले जो वर्ष है 2023 इसमें कई सारी शिकायतों जितनी आई उसमें से वो ज़्यादातर शिकायतों का है वो निवारण भी कर दिया गया। तो है वो संपर्क पोर्टल का है वो जो उद्देश्य है वो जरूर ध्यान रखें, शिकायत निवारण मंच, शिकायत निवारण के लिए वो एकीकृत मंच प्रदान करता है राजस्थान संपर्क पोर्टल। जरूर ध्यान रखें संपर्क पोर्टल का संबंध है वो शिकायत निवारण से, जबकि जन सूचना पोर्टल का है वो इसमें वो विभिन्न विभागों की जो योजना है उसको वो इस सूचना पोर्टल के माध्यम से वो प्रदान की जाती है।
सूचना प्रदान की जाती है। अब अपन देखते हैं जैसे कि जो आधार है, यूआईडी आधार यानी कि यूनिक आईडी, जिसमें वो 12 अंकों की है, वो प्रत्येक नागरिक को है वो 12 अंक की एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है, जिसको यूआईडी कहते हैं। यूआईडी यानी कि यूनिक आईडी, इसमें 12 अंकों का जो आधार नंबर होता है वही विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसके वो बायोमेट्रिक होती है, और बायोमेट्रिक के माध्यम से वो विशिष्ट पहचान जो पहचान दी जाती है, और जिसमें वो डिजिट की है वो संख्या कितनी होती है, 12 डिजिट की संख्या होती है। वो अपन जो आधार कार्ड कहते हैं वही है वो यूआईडी है, यानी कि यूनिक आईडी है प्रत्येक नागरिक की। और राजस्थान में की बात करें तो लगभग 8 करोड़ यूआईडी है वो जारी की गई। अब इसके साथ है वो एक और है जो है वो फाइबर टू होम, FTTH, जिसको वो अपने जो भी सरकारी विभाग है, जैसे पंचायतों में सरकारी कार्यालय, जैसे सरकारी कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय और पंचायत, इसमें है वो जो डाटा उपलब्ध करवाने के लिए BSNL के साथ समझौता किया गया है, FTTH, फाइबर ट्रांसफर टू होम, फाइबर टू द होम, इसमें वो BSNL के साथ है वो समझौता किया गया है, जिसमें वो जिसके अंतर्गत जैसे को ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी राजकीय विद्यालय होते हैं, राजकीय महाविद्यालय थे, तो उसमें वो डेटा का है जो नेट है वो प्रदान किया जाएगा इस FTTH के माध्यम से। राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, जो चिकित्सालय होते हैं उस पर। उसके बाद देखें अपन राजनेट, यहाँ राजस्वान, राजनेट या फिर राजस्वान, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ये है वो राजस्थान की जितने भी है वो ग्राम पंचायत है उसको है वो एकीकृत करने के लिए वो राजस्वान यानी कि एकीकृत नेटवर्क, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें वो राजस्थान की जो विभिन्न ग्राम पंचायत है उनको है वो एकीकृत करना राजनेट के माध्यम से। अब अपन जो भी और भी जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जो संबंधित जो नवाचार है उनको है वो एक ही साथ देख लेते हैं। तो ये है जो अपने राजस्थान में सूचना एवं जो संचार प्रौद्योगिकी के नवाचार, उसको अपन एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले ई मित्र की है वो अपने जो शुरुआत है राजस्थान में 2002 में शुरुआत की गई। ये जो ई मित्र है वो एकीकृत विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है ई मित्र, जिसकी अपन बात करें राजस्थान में लगभग 80,000 इसकी संख्या है। और जयपुर और जोधपुर से है वो 5 सेवाओं के साथ ई मित्र एट होम सर्विस है वो शुरू की गई। कब? 19 दिसंबर 2021 से। ई मित्र है वो एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है विभिन्न सर्विस के लिए। और बात करें अपन जो ई मित्र एट होम जो सर्विस है वो है वो 5 सेवाओं के साथ जयपुर और जोधपुर से शुरू किया गया। जयपुर और जोधपुर कब शुरू किया गया? तो 19 दिसंबर 2021 से ई मित्र एट होम सर्विस है वो शुरू की गई। 19 दिसंबर 2021 से 5 सर्विस के साथ। जबकि ई मित्र की शुरुआत कब हुई थी? तो अपने राजस्थान में 2002 से वो एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में ई मित्र की है वो शुरुआत की गई, जिसमें विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। अब बात करें ई मित्र प्लस या फिर समय सेवा कियोस्क, तो इसके में वो ये जो मानव रहित जितने भी जो मशीन होती मानव रहित मशीनों से जो अपने वो सेवा प्राप्त करते हैं, तो वो अपने राजस्थान में है वो लगभग है वो 14,000 समथिंग है वो ई मित्र कियोस्क, यानी कि जो है वो मानव रहित कियोस्क, मानव रहित जो है वो मानव रहित यानी कि मशीनों के द्वारा है वो सर्विस प्रदान की जाती है, जिसकी अपन वो संख्या की बात करें तो वो लगभग कितनी है? अपने राजस्थान में वो संख्या है वो 14,891 है वो मानव रहित कियोस्क है। और इसके बाद अपन बात करें राज ई साइन, तो ये क्या होता है? तो ये है वो जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है, उस पर है वो ऑनलाइन साइन करवाना या फिर है वो इलेक्ट्रिक माध्यम से साइन करना, यानी कि ई दस्तावेज प्लस इस पर है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो हस्ताक्षर करवाना, हस्ताक्षर।
बिना भौतिक के साथ, यानी कि जो है वो ई माध्यम से या फिर इलेक्ट्रिक या फिर नेटवर्क के माध्यम से वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर है वो हस्ताक्षर करना है। जो इसके लिए वो ई साइन जो पोर्टल है वो बनाया गया, और है वो इसका जो है वो इसका ये जो कार्य है वो किसके माध्यम से किया जाता है, तो वो RSIL यानी कि राइजकॉम, जो राइजकॉम RISL राजकॉम इंफॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड जो है वो ये कार्य करवाती है। और इसको जो अनुमति कौन प्रदान करता है या फिर इनको लाइसेंस कौन देता है, तो जो राजकॉम वो इस सेवा के लिए वो लाइसेंस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वो ई दस्तावेज पर है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षर करवाए जा सकते हैं। और इनके लिए वो प्रॉपर लाइसेंस होता है, जिसको राजकॉम के माध्यम से वो दिया जाता है। और एक और होता है ई संचार के माध्यम से वो नागरिकों और है वो विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को SMS के माध्यम से सूचना आदान प्रदान किया जाता है। उसके लिए वो जो नवाचार है वो उसको है वो ई संचार के माध्यम से वो जो SMS के माध्यम से वो जो भी विभाग और सर्विसों को है वो सूचना उपलब्ध करवाई जाती है SMS के माध्यम से, जिसको है वो जो प्लेटफॉर्म है उसको अपन कहते हैं ई संचार। जबकि ई साइन में है वो इलेक्ट्रॉनिक साइन किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर। अब अपन बात करें आई फैक्ट, तो ये क्या है आई फैक्ट, तो विभिन्न सरकार की जो विभागीय योजना है उनका जो है वो सर्वे किया जा सकता है आई फैक्ट के माध्यम से। तो ये सर्वे के लिए वो आई फैक्ट है वो प्लेटफॉर्म बनाया गया आई फैक्ट। जबकि ई साइन की बात करें तो वो है वो इलेक्ट्रॉनिक साइन का है वो संबंध है वो ई साइन से है। अब अपन बात कर लेते हैं RKCL यानी कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके वो दूरस्थ या फिर ग्रामीण क्षेत्रों तक है वो सूचना प्रौद्योगिकी या फिर कंप्यूटर की जो शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वो RKCL की है वो शुरुआत की गई। और जो ये RKCL है जो कंप्यूटर की एग्जाम होती है RSCIT, तो उनको है वो ये जो मान्यता प्रदान करता है और ये करवाता है ताकि है वो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो कंप्यूटर आधारित शिक्षा या फिर कंप्यूटर की शिक्षा है वो उपलब्ध करवाई जा सके। तो उसके लिए वो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है। फिर अपन बात करें RSDC यानी कि राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर, इसमें वो जयपुर में 4 डाटा सेंटर स्थापित किए गए। जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए है वो जो RSDC है वो अपने जोधपुर में है। जयपुर में कितने 4, जो राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर 4 जयपुर में। और डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर आपदा प्रबंधन की बात करें तो वो कहाँ पर है, आपदा प्रबंधन के लिए वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट RSDC या फिर राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर वो अपने जोधपुर में है। और एक और होता है उसके बाद में बात करेंगे, इससे पहले अपन देख लेते हैं SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन। SSO है वो एक प्रकार की जो एक बार इसमें वो सिंगल साइन, एक बार इसको वो साइन करने के बाद है वो विभिन्न एप्लीकेशन पर कार्य किया जा सकता है। जैसे कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ या फिर सरकारी भर्तियों में जो फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो वो भी SSO के माध्यम से वो भरा जाता है। तो सिंगल साइन उन्होंने कि एक बार साइन करने के बाद विभिन्न सरकारी योजना फिर विभिन्न एप्लीकेशनों पर है वो कार्य किया जा सकता है। फिर है वो कमांड एंड कंट्रोल अभय, इसमें वो जो अपने शहर इसमें निगरानी तंत्र के लिए वो GPS आधारित और कैमरों पर है वो कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि है वो जो इसके जो फायदा क्या होगा, इससे वो बेहतर जो यातायात प्रबंधन है वो किया जा सकता है। किसी भी वाहन को ट्रैक किया जा सकता है वो कैमरों और GPS के माध्यम से, या फिर किसी भी अपराधी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। जैसे पुरानी फिल्मों में होता था जो CID है या फिर उसमें होता था सभी लोग वो एक कंप्यूटर पर सभी कैमरे देखते थे और फिर उसको ट्रैक करते थे कि यहाँ पर ये यहाँ पर ये। तो उसी प्रकार अपने राजस्थान में कमांड एंड कंट्रोल जो अभय है वो सेंटर स्थापित किए गए। इसमें है वो लगभग 11,457 जो है वो कैमरों की स्थापना की गई। कैमरे 11,457 कैमरे, उसके माध्यम से वो वाहनों की ट्रैकिंग की जा सकती है, बेहतर यातायात प्रबंधन है वो भी किया जा सकता है। तो ये अपने राजस्थान में सूचना एवं जो प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण नवाचार है उसको अपन ने देखा। और एक और है इसके साथ वो उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि है वो राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसकी शुरुआत है वो 20 अगस्त 2022 से हुई। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके जयपुर और जोधपुर में जिसकी शुरुआत है वो 20 अगस्त 2022 को हुई। और इसमें है वो जो स्नातक प्रास्नातक या स्नातकोत्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनको है वो उद्यमिता विकास करने के लिए, उद्यम के विकास के लिए ये स्थापित की गई राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी।
इसकी बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत है वो 20 अगस्त 2022 को। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, जयपुर और जोधपुर। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें तो है उद्देश्य है वो उद्यमिता विकास या उद्यम को बढ़ावा देना। किसमें, जो कॉलेज के छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर या फिर परास्नातक, उद्यम को बढ़ावा देने के लिए स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी या स्नातकोत्तर उनको है वो बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। एडवांस टेक्नोलॉजी जो जयपुर और जोधपुर में है, जिसकी शुरुआत है वो 20 अगस्त 2022 को की गई। और बात करें राजीव गांधी फिनटेक, जो डिजिटल फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो बैंकिंग सहायता है, वित्तीय सहायता है, इसमें है वो जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्थान फिनटेक जो टेक्नोलॉजी या फिर है वो फिनटेक यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई, जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ पर, तो जोधपुर में। ध्यान रखें, इसका वो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। और एक और जो प्लेटफॉर्म है ई वॉल्ट, वो भी अपने बात इसके साथ संचार प्रौद्योगिकी के साथ बात कर लेते हैं। ई वॉल्ट, उसमें वो क्या होता है, तो इसमें वो जो दस्तावेज होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है वो सुरक्षित रखने का है वो एक प्लेटफॉर्म है, जिसको अपन कहते हैं ई वॉल्ट। ई वॉल्ट यानी कि दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। किसके माध्यम से, ई वॉल्ट, राज ई वॉल्ट। जबकि राजीव गांधी जो फिनटेक डिजिटल संस्थान है या फिर वो फिनटेक यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है, जोधपुर में। और RCAT राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, वो जयपुर और जोधपुर में है। जिसका वो उद्देश्य क्या है, तो जो स्नातक, परास्नातक या स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं उनमें है वो उद्यमिता विकास करने के लिए वो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जो राजस्थान जन आधार, जो एक बहुत बड़ी योजना है। इसमें वो भारत सरकार के द्वारा है वो विशिष्ट परिवार पहचान संख्या के रूप में और व्यक्तिगत पहचान के रूप में इसको है वो राजस्थान जन आधार को मान्यता दी गई है। इसमें है वो क्या होता है, इसको भी जन आधार के बाद में बात कर लेते हैं। जन आधार, इसकी वो बजट 2019-20 के बजट में इसकी वो घोषणा की गई थी और 18 दिसंबर 2019 से वो इसको वो लागू किया गया। 18 दिसंबर 2019, और बजट कौन सा था, 2019-20 के बजट में इस राजस्थान जन आधार की घोषणा की गई और 18 दिसंबर 2019 से वो जन आधार को है वो लागू किया गया। इसको वो भारत सरकार ने भी मान्यता दी गई और इसके तहत है वो जन आधार कार्ड में है वो परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की जो महिला है उसको है वो मुखिया बनाया जाता है। और उसके साथ ही उनको है वो उनका जो वित्तीय समावेशन या फिर उनका बैंकिंग खाता होना जरूरी है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो सर्विस है, सेवा है, वित्तीय सेवा या फिर वित्तीय लाभ है, तो वो है वो परिवार की जो इस जन आधार की जो मुखिया होती है वो परिवार की महिला मुखिया होती है और उसको है वो उनका जो बैंकिंग खाता होना अनिवार्य है। इसमें है वो 10 अंक का तो है वो परिवार पहचान संख्या होती है, परिवार पहचान संख्या, और 11 अंक की है वो व्यक्तिगत पहचान संख्या। 11 अंक की है वो व्यक्तिगत पहचान संख्या, यानी कि परिवार कम होते हैं लेकिन परिवारों में व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये भी देखो कम है। 10 अंकों का है वो परिवार पहचान संख्या और 11 अंक की है वो संख्या होती है वो व्यक्तिगत पहचान संख्या, जिसको भारत सरकार के द्वारा भी मान्यता दी गई। और इसमें जो मुखिया होता है वो परिवार का मुखिया कौन होता है, यानी कि जो जन आधार में जो मुखिया होता है वो 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की महिला परिवार में उसको वो जन आधार का वो मुखिया बनाया जाता है या फिर वो मुखिया होती है। यदि किसी परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं होती है तो 21 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का आयु उससे अधिक वर्ष आयु का है वो पुरुष भी है वो परिवार का मुखिया बन सकता है। और इसमें वो विभिन्न प्रकार की जो सरकारी सेवा है वो इस जन आधार के माध्यम से वो इस परिवार को जन आधार के माध्यम से वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है। और उसकी जो स्थापना हुई थी वो 18 दिसंबर यानी कि जो लागू हुआ 18 दिसंबर 2019 से हुआ था।
और इसकी बात करें अपन जो इसमें जो राज्य स्तर पर कौन सा विभाग है जो इसका वो क्रियान्वयन के लिए, तो आयोजना विभाग या फिर प्रशासनिक विभाग, जो आयोजना विभाग, जिसका आयोजना विभाग वो अपने राज्य स्तर पर, इसका जो क्रियान्वयन है वो राज्य स्तर पर आयोजना विभाग के द्वारा किया जाता है, आयोजना विभाग। और इस जो विभाग है इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है आयोजना विभाग का। वो इसको राज्य स्तर पर इम्प्लीमेंट के लिए राज्य स्तर पर है वो आयोजना विभाग होता है, जिसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। और बात करें अपन है वो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर होते हैं जन आधार कार्ड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और पंचायत स्तर पर बात करें तो इस पर उपखंड अधिकारी जो है वो पंचायत स्तर पर इनके है वो जो क्रियान्वयन के लिए वो अधिकारी होते हैं। और जो इसके जो नियम है वो है वो 4 अगस्त 2021 से वो इसके नियम लागू हुए। 4 अगस्त 2021 से वो राजस्थान जन आधार कार्ड जो नियम है वो लागू हुए। और 18 दिसंबर 2019 यानी कि 18 दिसंबर 2019 से वो जन आधार कार्ड सर्विस सेवा है वो शुरू की गई। और बात करें अपन जन आधार अधिनियम, जन आधार प्राधिकरण एक्ट कब का है, तो वो एक्ट है वो 2020 का है। एक्ट की बात करें जन आधार कार्ड प्राधिकरण अधिनियम 2020 का है। और इसकी जो शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। और परिवार पहचान संख्या 10 अंकों की, व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंकों की। और राज्य स्तर पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है वो विभाग है जो आयोजना विभाग है। और जो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। और इसमें वो 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की महिला को मुखिया बनाया जाता है। और जो इसके नियम है जन आधार वो है वो 4 अगस्त 2021 से वो लागू हुए। अब अपन बात कर लेते हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अपने राजस्थान में स्थापना कब हुई थी, तो उसके बारे में देख लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसका मुख्यालय वो कहाँ पर है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान में, जिसका वो जो साइंस विज्ञान के जो नवाचार हैं या वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए है वो उसके स्थापना की गई। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना। तो इसकी स्थापना है वो 1983 में इसकी स्थापना हुई। और जो इसका वो मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, जयपुर में है। अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो मुख्यालय जयपुर में। इसका जो है वो उद्देश्य क्या है, तो लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और सामाजिक जो व्यवस्था है या फिर सामाजिक संरचना या सामाजिक विकास को है वो उसमें वो वैज्ञानिक विकास यानी कि वैज्ञानिक तर्क को सामाजिक स्तर पर है वो लागू करना और जिज्ञासाओं को बढ़ावा देना। तो इसकी जो जरूर ध्यान रखें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, मुख्यालय वो जयपुर में है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि जो रिमोट सेंसिंग है उसका वो जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, राज्य सुदूर संवेदन केंद्र, रिमोट सेंसिंग सेंटर, रिमोट सेंसिंग केंद्र, उसका वो जो है वो स्थापना कहाँ पर है, या फिर उसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, जरूर ध्यान रखें। रिमोट सेंसिंग है वो जोधपुर में, यानी कि जो भी मौसम के बारे में जो पूर्वानुमान लगाया जाता है तो जो रिमोट सेंसिंग है इसके माध्यम से लगाया जाता है। और जो इसके जो मुख्यालय वो जोधपुर में है, जबकि है वो अपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुख्यालय जयपुर में है। और बायो प्रौद्योगिकी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी है वो, उसका बात करें जैव प्रौद्योगिकी का वो मुख्यालय कहाँ पर है, जैव प्रौद्योगिकी वो है वो सितरौली जयपुर। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन सा स्थान है, ध्यान रखें, सितरौली जयपुर में वो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना है, सितरौली जयपुर। और सुदूर संवेदन केंद्र एंड रिमोट सेंसिंग सेंटर वो है वो जोधपुर में है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और उसकी स्थापना है वो कब की गई, उसकी स्थापना है वो 1983 में की गई। जो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखें, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान कहाँ पर है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो सितरौली जयपुर में, जरूर ध्यान रखें, सितरौली जयपुर में है वो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है वो है। अब अपन देख लेते हैं कि जो सर्विस सेक्टर में इसमें वो बजट में क्या क्या प्रावधान है उसको अपन देखते हैं। बजट में वो सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र के बारे में क्या क्या घोषणा है वो सरकार के द्वारा
की गई है उसको अपन देख लेते हैं। जैसे कि है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कोटा में बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड ये सरकार द्वारा घोषणा कर रखी है बजट 2024-25 में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो है वो कोटा में बनाया जाएगा। और फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, फ्लाइंग ट्रेनिंग वो है वो फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो वो अमीरगढ़ भीलवाड़ा और किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा इसमें वो क्या बनाया जाएगा, तो फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। जबकि है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा, कोटा में। और अपन बात करें जो हेरिटेज के लिए जो भारत मंडपम की तरफ मंडपम की तरफ से तर्ज पर है वो राजस्थान मंडपम, राजस्थान मंडपम की है वो स्थापना की जाएगी। किसके तर्ज पर, भारत मंडपम पर्यटन के लिए भारत जो मंडपम है उसके लिए है वो उसकी तर्ज पर है वो राजस्थान मंडपम की स्थापना की जाएगी। और जो सांवड़िया सेठ क्या जो अपने मंदिर है खाटू श्याम जी मंदिर है उसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर रखा है। खाटू श्याम जी के लिए कितने करोड़ रुपए, 100 करोड़। मंदिर विकास या फिर वहाँ पर जो पर्यटन विकास कार्यों के लिए वो 100 करोड़ का वो प्रोविजंस कर रखा है। और जयपुर सिटी हेरिटेज विकास के लिए भी है वो जयपुर के लिए भी है वो 100 करोड़ रुपए का है वो विकास के लिए वो इस बजट में है वो बजट 2024-25 इसमें वो ये प्रोविजन कर रहा है। खाटू श्याम जी मंदिर विकास के लिए 100 करोड़ और जयपुर राज्य हेरिटेज या फिर पर्यटन विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपए का वो बजट में हमने वो प्रोविजंस कर रखा है इस वर्तमान बजट में। इसी के साथ बात करें अपन है वो खाबा पोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो जैसलमेर में है वो खाबा पोर्ट, इसको भी जरूर ध्यान रखें। खाबा पोर्ट है वो जैसलमेर में, कहाँ पर, जैसलमेर में खाबा पोर्ट। ये भी अपने बजट 2024 में प्रोविजन के खाबा पोर्ट जैसलमेर, खाबा पोर्ट कहाँ पर होगा, जैसलमेर में होगा खाबा पोर्ट। और उसके बाद अपन बात करें जो युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। किसके लिए, युवाओं के उद्यमिता विकास के लिए वो अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत है वो इसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का है वो आई स्टार्ट फंड है वो प्रस्तावित, यानी कि अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का आई स्टार्ट यानी कि उद्यम स्थापना या फिर उद्यम स्टार्ट करने के लिए आई स्टार्ट के लिए वो कितना फंड है, तो जरूर ध्यान रखें 10 करोड़ रुपए का वो फंड बनाया गया है। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का है वो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वो आई स्टार्ट फंड कितने करोड़ का है, तो वो जरूर ध्यान रखें अटल एंटरप्रेन्योरशिप के वो अपने बजट 2024-25 के अनुसार 10 करोड़ रुपए का वो बनाया गया है। और इसके साथ है वो अटल इनोवेशन स्टडीज एंड उसके लिए भी वो एग्रीकल्चर में वो विकास के लिए भी है और जो योजना है वो चल रही है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको जरूर ध्यान रखें। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम या फिर आई स्टार्ट पोर्टल ये है वो युवाओं में है वो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का वो फंड बनाया गया है। तो ये अपने सर्विस सेक्टर थी, जो अर्थव्यवस्था का तीसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर, उसके बारे में आज अपन ने पढ़ा और ये वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को आपने वो अच्छी तरह से सुना होकर आपको अच्छी भी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि है वो और भी हमें वो हौसला मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।